हेलो लिसनर्स, सबसे पहले सॉरी मैं इतने वक्त से ऑडियो बुक नींद डाल रही थी, पर आज से रोजाना ऑडियो बुक आएगी। आप सब हमारे साथ बने रहिए। आप चलते हैं स्टोरी में। सीनियर मेंशन। अर्चना अपने रूम में बैठी हुई थी, तभी शौर्य बिना नॉक किए उसके रूम में आ जाता है। अर्चना शौर्य को देखते हुए उससे पूछती है, आप यहाँ भाई, कुछ काम था हमसे? शौर्य अर्चना को देखते हुए बोलता है, आपने जो हमें काम दिया था वो पूरा हो गया। ये सुनकर अर्चना के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है, आप हमें 10 मिनट दीजिए, हम रेडी होकर आते हैं। शौर्य ठीक है बोलकर वहां से चला जाता है। अर्चना शौर्य के जाने के बाद वार्डरोब से कपड़े निकाल कर सीधे बाथरूम में चली जाती है। करीब 10 मिनट बाद वो तैयार होकर नीचे आती है। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ग्रे स्कर्ट पहनी हुई थी, जो उसके 28 तक ही थी। उसने अपने बालों की हाई क्वालिटी पोनी बनाई हुई थी, जो उसकी कमर तक आ रही थी, और उसने पैरों में लॉन्ग हील्स पहनी हुई थी और कानों में लंबे लटकने वाले ईयरिंग्स पहने हुए थे। हाथों में डायमंड की अंगूठी और एक हाथ में महंगी रिस्ट वॉच पहने हुए वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे कोई भी देखे तो मानो उसकी खूबसूरती में ही खो जाए, इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने आंखों में मस्कारा लगाया हुआ था, जिससे उसकी पलकें और भी ज्यादा बड़ी और खूबसूरत लग रही थी। उसकी क्रिश्चियन ब्लू आईज में एक अलग ही चमक थी। आज वो मुस्कुराते हुए शौर्य के पास आती है और उससे बोलती है, चले भाई। शौर्य उसे बस एकदम देखता ही रह जाता है। वो उसे देखते हुए बोलता है, ये कपड़े आपने क्यों पहने? अर्चना उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, जब शिकार को जाल में फंसाना हो तो दाना डालना ही पड़ता है। कुछ चीज हासिल करने के लिए कुछ चीज बदलनी पड़ती है। शौर्य उसे देखते हुए बोलता है, आपका ये मिस्टीरियस बिहेव कभी कभी हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। अर्चना उसे देखते हुए बोलती है, भाई आपको हमारे इस मिस्टीरियस बिहेवियर को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम खुद ही अपने बिहेवियर को समझ नहीं पाते। चलिए चलते हैं, हम लोगों को आज बहुत ही जरूरी काम को अंजाम देना है। दोनों के ही चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी। वो लोग मेंशन से निकल जाते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी। एक बड़ी कार आकर यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में रुकती है। उस कार से तारा बाहर निकलती है। वो गेट बंद करके विंडो की तरफ झुकते हुए बोलती है, थैंक यू आपका, हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए। जब हमें आना होगा हम आपको कॉल कर देंगे, आप आ जाइएगा हमें पिकअप करने। नील अपना सर हाँ में हिला देता है और अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। वहीं जानवी सिया और उनके दोस्त तारा को देख रहे थे। जानवी सिया से बोलती है, ये तारा आज किसके साथ आए हैं? हमेशा तो देव सर के साथ आती है, आज देव सर भी अकेली आए हैं। बात क्या है, कहीं इनका ब्रेकअप तो नहीं हो गया? अगर ब्रेकअप हो गया तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे देव सर बहुत ज्यादा पसंद है, इतने कि मैं जाकर उन्हें जल्दी ही प्रपोज कर दूंगी। सिया जानवी की बातें सुनकर अजीब सा मुंह बनाती है। वो जानवी से कुछ नहीं बोलती। वही उसकी दोस्त भी जानवी को अजीब नजर से देख रही थी, जैसे वो उसे पागल समझ रही हो, क्योंकि वो हर वक्त देव और तारा के पीछे ही पड़ी रहती थी। आज देव और तारा अलग अलग आए हैं, तो वो देखकर आज ये उड़ रही है, उसे प्रपोज करने की सोच रही है। तारा, जिसकी नजर जानवी सिया और उसके दोस्तों पर गई थी और उनकी कुछ बातें भी उसने सुन ली थी, वो उनकी बातों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। वो सीधा अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है। वो अपनी क्लास की तरफ ही जा रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने कदम दूसरी तरफ मोड़ लेती है और देव सर के केबिन के बाहर खड़े होकर नॉक करती है। नॉक की आवाज सुनकर देव कड़क आवाज में बोलता है, कमिंग। तारा एक गहरी सांस लेकर अंदर जाती है और देव के सामने खड़े होकर अपना सर झुकाते हुए वो टिफिन आगे करके बोलती है, ये आपके लिए दीदी ने भेजा है। इतना बोलकर वो जाने लगती है। तभी उसके कानों में देव की आवाज पड़ती है, रुको। तारा वहीं रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखने लगती है। वो उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। देव उस टिफिन को खोलता है। उसमें आलू के पराठे थे। वो तारा को देखते हुए बोलता है, कहीं इसमें जहर मिलाकर तो तुम्हारे भाई बहन ने नहीं भेज दिया कि हम खाकर मर जाए। तारा उसके पास आगे जाकर उसकी टेबल पर पूरी तरीके से झुककर बोलती है, आप खुद को समझते क्या है? ऐसे काम आप लोगों के होंगे, हमारी दीदी और भाई के नहीं है, समझे? और कोई जहर वहर मिला करके नहीं दिया है। आपको पराठे पसंद है दीदी के हाथ के, इसीलिए उन्होंने आपके लिए बनाकर भेजे हैं। नहीं खाना है तो ठीक है, हमें दे दीजिए, हम खा लेंगे। वैसे भी दीदी हमें कुछ खाने नहीं दे रही हैं, ऐसे में दीदी का दिल भी रखा रहेगा।
उन्हें ये नहीं लगेगा कि आपने उनका दिल तोड़ा है और पराठे नहीं खाए और हमें हमारे फेवरेट पराठे भी मिल जाएंगे। देव तारा को घूर कर देखने लगता है और टिफिन दूसरी साइड करते हुए बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, हम आपको भी खाने नहीं देंगे। आप अपनी कंडीशन देखिए, प्रेग्नेंट है आप और आपको प्रेगनेंसी में एक भी ऑयली खाना नहीं खाना है। सही किया भाभी ने, जो आपको कुछ भी नहीं दिया और वो भाभी ने हमारे लिए भेजे हैं, हम आपको क्यों देंगे और आप यहाँ खड़ी क्यों हैं? आराम से जाकर के बैठिए। आपको खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं, रुकिए। इतना बोलकर तारा को अपनी गोद में बैठा लेता है। तारा बस उसे ऐसे ही देखती रहती है। देव उसे घूर कर बोलता है, अब हमें आप देखना बंद करिए और चुपचाप से अपनी बुक्स निकाल कर पढ़िए, तब तक हम अपने पराठे खाते हैं। वैसे ही घर में आज नाश्ता नहीं मिला और अब चुपचाप से नाश्ता करने दीजिए और आप चुपचाप से अपना पढ़िए। वैसे आपके भाई तो बहुत खुश होंगे ना, उन्हें हमारी भाभी के हाथों को इतना टेस्टी टेस्टी खाना जो खाने को मिलता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, हम अपनी भाभी को अपनी हवेली वापस लेकर आएंगे, समझी आप? तारा उसे घुरकर देखते हुए बोलती है, हम भी देखते हैं, आप हमारी दीदी को अपनी उस हवेली में, अपने उस जल्लाद भाई के पास कैसे लेकर आते हैं। हम अपनी दीदी को बिल्कुल नहीं आने देंगे। डील की है आपके भाई ने हमारे भाई के साथ, आपकी बहन आपके भाई के साथ रहेगी और हमारी बहन हमारे भाई के साथ। आप उस रोल को तोड़ नहीं सकते, समझे आप? तारा की बात पर देव कुछ भी नहीं बोलता और आलू के पराठे खाने लगता है। वो एक एक करके सारे आलू के पराठे खा जाता है और तारा बस अपने ललचाई नजरों से आलू के पराठे को बस देखते ही रह जाती है। देव ने उसे एक भी निवाला खाने को नहीं दिया था, बल्कि वो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहा था, जिसे देखकर तारों को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए थी। तभी देव के केबिन में नॉक होता है। तारा जल्दी से देव की गोद से उठकर बोलती है, हम कहाँ छुपे, हम कहाँ छुपे, किसी ने हमें देख लिया तो जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर हमारा बहुत कुछ चला जाएगा। जल्दी बताएं, हम कहाँ छुपे? वो इधर उधर देखते हुए बोल रही थी। पता नहीं, बाहर कौन होगा, इधर गेट के पीछे छिप जाती हूँ, या फिर पर्दों के पीछे। उनसे बाहर निकल कर बोलती है, नहीं नहीं, वहां नहीं छिप सकते, वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। लेकिन हम कहाँ छुपे, हाँ कपबोर्ड में छिपते हैं। वो अपने हाथों से चुटकी बजाकर बोलती है। इतना बोलकर तारा कपबोर्ड की तरफ जाने लगती है। तभी देव उसका हाथ पकड़ लेता है। तारा मुड़कर पीछे देव को सवालिया नजरों से देखने लगती है। देव उसका हाथ पकड़कर प्यार से अपनी तरफ करता है और उसे वही टेबल के नीचे छुपा देता है। तारा अजीब नजरों से उसे देख रही थी। वो खुद से ही बोलती है, क्या इन्हें लगता है हम इस टेबल के नीचे फिट हो जाएंगे, जो हमें इसके नीचे छुपा रहे हैं? पर ये जगह बाकी जगह से तो ठीक है, कम से कम हम दिखेंगे तो नहीं, पता नहीं कौन होगा गेट पर। देव अपने कपड़े ठीक करके और उस टिफिन को किनारे रख अपनी कड़क आवाज में कम इन बोलता है। तारा खुद से ही अपने मन में बोलती है, बोल तो ऐसे रहे हैं कमिंग, जैसे कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तभी रूम का गेट खोलकर एक प्रोफेसर अंदर आते हैं, जो कि मैथ के प्रोफेसर थे। वो अंदर आकर देव से बात करने लगते हैं। देव उनसे बात कर रहा था। बहुत देर से वो प्रोफेसर बैठे हुए थे। तारा बैठे बैठे वहां पर बोर हो गई थी। वो अपने बैग से पेन निकालती है। वो आराम से आलती पालती मार के बैठ जाती है और अपने पेन से देव की पैंट को उसके पैरों से थोड़ा ऊपर करके उस पर ड्राइंग बनाने लगती है। देव को जब अपने पैरों में कुछ चलने का एहसास होता है, वो नीचे नजर झुका कर देखता है, जहां तारा आराम से उसके पैर को ड्राइंग शीट समझकर उसके पैरों में ड्राइंग बना रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जो तुरंत ही गायब हो जाती है, जिसे कोई भी देख नहीं पाता। देव फिर से मैथ्स प्रोफेसर के साथ बात करने लगता है। तभी देव का पेन उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। देव नीचे झुककर उस पेन को उठाने लगता है और धीरे से तारा से बोलता है, ये आप क्या कर रही हैं? वो हमारा पैर है, आपकी ड्राइंग शीट नहीं। तारा भी उसी तरह से बात करते हुए बोलती है, आपने हमें यहाँ बैठाया है ना, तो चुपचाप से हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, वरना अभी तो सिर्फ पैर में बनाई है ड्राइंग, आपकी पैंट पर भी बना देंगे, फिर यही पैटर्न लेकर आप पूरी यूनिवर्सिटी में घूमते रहेंगे। तारा उसे धमकी दे रही थी। मैथ्स के प्रोफेसर देव से बोलते हैं, सर एनी प्रॉब्लम? देव सीधे होकर बोलता है, ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो प्रोफेसर बोलते हैं, हाँ तो हम क्या कह रहे थे? इतना बोलकर दोबारा अपनी बातें चालू कर देते हैं। तारा क्योंकि अभी सिर्फ देव के एक पैर में ड्राइंग बना रही थी,
देव की पैंट जितना ऊपर कर सकती थी उतना ऊपर करके उसके पूरे पैर में ड्राइंग बना दी थी। जाने कैसे अजीबोगरीब कार्टून वो उसके पैर में बना दी थी। वो अभी भी बोर हो रही थी क्योंकि वो मैथ के प्रोफेसर वहां से जा ही नहीं रहे थे। तभी तारा देव की दूसरे पैर की पैंट ऊपर करके उसमें भी ड्राइंग करने लगती है। देव अपना सरना में हिला देता है। तभी उसका पेन दोबारा से नीचे गिर जाता है। देव अपन पेन उठाने के लिए नीचे झुकता है। तभी तारा, जो कि देव के पैरों में ड्राइंग बना रही थी, वो अपना सर ऊपर करती हैं। दोनों के होंठ आपस में मिल जाते हैं। तारा की ग्रीन आंखें देव की हरी काली आंखों में खो जाती हैं। वो दोनों ही एक दूसरे की ही आंखों में देख रहे थे, जैसे ना जाने कहाँ खो गए हो। मैथ्स के प्रोफेसर अपनी जगह से उठते हुए बोलते हैं, सर हमारे क्लास का टाइम हो गया है, तो हम चलते हैं। वो देव को देखते हुए बोलते हैं। देव हाँ में सर हिला देता है। वो मैथ्स के प्रोफेसर देव के केबिन से बाहर निकल जाते हैं। तारा जल्दी से उस टेबल के नीचे से बाहर निकलती है। वो देव को घूरते हुए बोलती है, ये आपने हमें किस जगह बैठा दिया था, हमसे तो ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा था। देव तारा को देखते हुए कुछ नहीं बोलता, बस उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने लेप पर बैठा लेता है। तारा बस अपनी कंफ्यूजन नजरों से देखती रहती है। देव अचानक ही उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तारा उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर करने लगती है और उसे मुंह के मारने लगती है। देव जब देखता है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, देव उसके होठों को छोड़ देता है। फिर तारा की पीठ को सहलाकर बोलता है, जान गहरी सांस लो। तारा एक गहरी सांस लेकर बोलती है, ये आप क्या कर रहे थे, दूर रहिए हमसे। देव मुस्कुराकर बोलता है, जान ऐसे कैसे दूर रहे आपसे, अपने होठों का रस चखाकर हमसे दूर जाने को बोल रही हो। जब इन होठों ने आपके होठों का रस चख लिया है, तो अब इन होठों का जाम भी तो पीना पड़ेगा, और जब तक इन होठों का जाम न पिया तब तक इस दिल को तसल्ली ना मिलेगी। वो अपने दिल की जगह पर हाथ रखकर बोलता है। तारा देव की गोद से उठने लगती है। देव दोबारा तारा की अपनी गोद में बैठा देता है और उसके होठों पर अपना अंगूठा चलाते हुए बोलता है, Your lips are too soft and this taste, I like this taste. इतना बोलकर वो दोबारा से तारा के होठों को अपने कब्ज में कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वो उसके अपर लिप्स को शक कर रहा था तो कभी लोअर लिप्स को शक कर रहा था। तारा उसकी गोद में बैठी थी। वो उसे कोई भी रिस्पांस नहीं कर रही थी, लेकिन देव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपने होठों की प्यास बुझा रहा था। जब से उसे तारा की प्रेगनेंसी के बाद पता चली थी, तब से उसने तारा को एक भी बार कुछ नहीं किया था, उसके होठों को छुआ तक नहीं था। आज वो अपनी सारी शिद्दत उसके ऊपर लूटा रहा था। लुटता भी क्यों ना अपनी सारी शिद्दत उसके ऊपर, उसकी होने वाली बीवी जो थी। बस फर्क इतना था कि तारा उसे हाँ ही नहीं बोल रही थी। वो हमेशा उसे मना कर देती थी, लेकिन देव भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा था, पर खुद को उस पर प्यार लुटाने से रोक भी नहीं पा रहा था। वो अभी भी उसे किस किए जा रहा था। तारा भी उसकी किस की मदहोशी में खोती जा रही थी। अब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ये देखकर वो देव के सीने पर अपने हाथों को रखकर उसे दूर करने लगती है। देव उसके होठों को छोड़ देता है। तारा गहरी लंबी सांस लेने लगती है, जिससे तारा का सीना ऊपर नीचे होने लगता है। देव की नजर तारा के सीने पर जाती है, लेकिन वो अपनी नजर उससे फेर लेता है और खुद से बोलता है, देव तुम ये बिल्कुल भी नहीं करोगे, कंट्रोल रखो, प्रेग्नेंट है वो और प्रेग्नेंट लेडी के साथ तुम ये नहीं कर सकते हो। तुम्हारी होने वाली बीवी है, बच्चे हो जाए फिर उसके बाद तुम उसको अपना सारा प्यार शिद्दत लुटा देना, पर अभी कंट्रोल करो। वो खुद को ही समझा रहा था, लेकिन बार बार उसकी नजर तारा के क्लीवेज पर जा रही थी। वो तारा को अपनी गोद से खड़ा करके बोलता है, तुम्हारी क्लासेस है ना, जाओ जाकर अपनी क्लासेस लो। तारा घूरकर देव को देखती है और उसके केबिन से बाहर चली जाती है। मित्तल इंडस्ट्रीज, एक 20 मंजिला बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के 10वीं मंजिल पर बने कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग बैठे हुए थे। शायद उस कॉन्फ्रेंस रूम में स्टार्ट होने वाली मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। तभी उन सब में बैठे हुए एक आदमी वहां एक चेयर में बैठे हुए आदमी से बोलता है, मिस्टर मित्तल, सब लोग आ गए हैं, तो आप मीटिंग स्टार्ट करिए, किसका इंतजार कर रहे हैं। वो आदमी उन्हें देखते हुए बोलते हैं, मिस्टर वेदांत ठाकुर, अभी एक और क्लाइंट आ रहे हैं, उन्हें आ जाने दीजिए, फिर हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वो वक्त के पाबंद है, हर बार टाइम से आते हैं, पता नहीं इस बार क्यों लेट हो गए। खबर मिली है किसी लड़की के साथ आने हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
रेदांश मिस्टर मित्तल को देखते हुए बोलता है, आप चाहते हैं हम किसी का वेट करें? रेदांश ठाकुर ने आज तक किसी का वेट नहीं किया है और आप चाहते हैं कि हम एक लड़की का वेट करें। मिस्टर मित्तल रेदांश की तरह रिक्वेस्ट भरी आंखों से देखते हुए बोलते हैं, प्लीज मिस्टर ठाकुर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो लोग ऑफिस पहुंच गए हैं, बस आने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट और। रेदांश के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है, उसके हाथों की नसें दिखने लगी थी। वो अपनी आंखें नीचे करके लगातार जमीन को घूरे जा रहा था, जैसे उसके ऐसे घूरने से वो जमीन फट जाएगी और उसमें होल हो जाएगा और वो उस हॉल से उस क्लाइंट को निकाल कर ऊपर सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में ले आएगा। उसकी वो ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। वो अपना गुस्सा यहाँ नहीं दिखा सकता था। दुनिया वालों की नज़र में तो वो एक भला आदमी था, लेकिन असल में तो वो एक हैवान था, जिसे सिर्फ वही लोग जानते थे जो उसकी हैवानियत का शिकार हुए हो। तभी उस कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुलता है और वहां टक टक की आवाज उस पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजने लगती है। सब लोग अपनी नजर उठाकर सामने देखते हैं। वहां एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर सबकी मानो सांस अटक गई थी। वो लड़की बहुत ही स्टाइल में अंदर की तरफ चलते हुए आती है। रेदांश तो बस एकटक उस लड़की को देखता ही रह जाता है। वो लड़की रेदांश के बगल में आकर बैठ जाती है। एक लड़का भी आकर बैठ जाता है। रेदांश अभी भी उस लड़की को तिरछी नजरों से देख रहा था, जिसे महसूस करके उस लड़की के होठों के कोने हल्के तिरछे मुड़ जाते हैं। मिस्टर मित्तल उनके आने के बाद सबको देखते हुए बोलते हैं, सो मिस्टर रंधावा भी आ गए हैं, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वही रेदांश तिरछी नजरों से उस लड़की को देख रहा था। वही बाकी सबकी भी नजर भी उस लड़की पर थी। उस लड़की ने व्हाइट शर्ट और ग्रे स्कर्ट पहनी हुई थी, जो उसकी नी तक आ रही थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। सारे लोग बस उस लड़की को ही देखे जा रहे थे। शौर्य, जो सबकी नजर उस लड़की पर महसूस कर रहा था, वो गुस्से में खड़ा होकर अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोलता है, व्हाट इज दिस मिस्टर मित्तल, यहाँ हमें इस प्रोजेक्ट पर बात करनी है या फिर आपके क्लाइंट्स यहाँ हमारी बहन को घूरने आए हैं? शौर्य की ये बात रेदांश के कानों में पड़ती है। रेदांश अपनी नजरें उठाकर वहां बैठे सारे लोगों को देखता है, जो शौर्य और रेदांश का गुस्सा देखकर सकपका जाते हैं और सीधे अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। उनमें से एक लड़का खड़े होकर बोलता है, ऐसा नहीं है मिस्टर रंधावा, आपको पहली बार किसी लड़की के साथ देखा है, तो बस हम सब उस लड़की के बारे में जानना चाहते थे, पर अब हमें पता चल गया कि ये आपकी बहन है। शौर्य मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या आपने पहली बार हमें किसी लड़की के साथ देखा है? शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर कि हमारी सेक्रेटरी भी एक लड़की है, और हाँ, निगाहें नीचे रखिएगा, वरना दोबारा ये निगाहें किसी को देखने लायक नहीं बचेंगी, समझे? शौर्य उस लड़के को धमकी देकर दोबारा अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी मिस्टर मित्तल प्रोजेक्टर स्टार्ट कर देते हैं और उस प्रोजेक्टर में प्रेजेंटेशन दिखने लगता है। वहां एक लड़की खड़ी थी, जो उस प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी। वो लगातार बोले जा रही थी, बताते हुए उसका गला भी सूख रहा था। लेकिन उसका काम था पहले उस प्रेजेंटेशन को पूरा कंप्लीट करना और क्लाइंट को उस प्रोजेक्ट के बारे में हर एक छोटी सी छोटी चीज के बारे में बताना। वो लड़की करीब आधे घंटे तक उन सबको उस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। आधे घंटे बाद उस जगह की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब सबको वहां खड़ी लड़की का चेहरा दिखता है। अर्चना उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा देती है। वो लड़की अपनी जगह पर बैठकर वहां रखी बोतल उठाकर उसे बोतल का पानी एक ही बार में पी जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। वो लगातार 1 घंटे से बोल ही रही थी। वही रेदांश तिरछी नजरों से अर्चना को ही देख रहा था। उसके हाथ खुद ब खुद अर्चना की थाइस पर चले जाते हैं। वो अर्चना की थाइस को सहलाने लगता है, जिसे महसूस करके अर्चना के होठों के कोने मुड़ जाते हैं और वो उसका हाथ एक झटके में पकड़कर उसके बिल्कुल करीब होकर बोलती है, मिस्टर ठाकुर, दिस इज नॉट अ राइट प्लेस टू डू दिस, वी विल गो टू माई कैबिन, देन वी विल डू ऑल व्हाट यू वांट। ये बोलकर अर्चना तिरछा मुस्कुराने लगती है। रेदांश उसके कानों में बोलता है, ओ तो हमारे बेबी का ये नया रूप है, इंटरेस्टिंग, नया रूप अच्छा लगा, पर ये रूप हमारे तक रहता तो ज्यादा बेहतर रहता, पर आपने तो अपने जिस्म की नुमाइश सारे बाजार में कर दी। इसका हर्जाना तो आपको भरना पड़ेगा, मिसेज अर्चना रेदांश ठाकुर। हर्जाना तो आप भरेंगे मिस्टर ठाकुर, यू जस्ट वेट एंड वॉच। अर्चना रेदांश को देखते हुए आई विंक करती है और शौर्य की तरफ मुड़कर उससे बातें करने लगती हैं। वही रेदांश तेज नजरों से अभी भी अर्चना को देख रहा था। उसकी नजर तो अर्चना के थाइस पर ही जाकर अटक गई थी। उसके हाथ बार बार अर्चना की थाई को छूने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन वो अपने हाथों को उन्हें छूने नहीं दे रहा था। शौर्य अर्चना के कानों में धीरे से बोलता है, तो कंडीशन क्या है, माहौल कैसा है? माहौल में तब्दीली दिख रही है हमें तो। अर्चना मुस्कुराते हुए बोलती है, तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली हो गई है, पूरा माहौल गर्म हो गया है। बस इस माहौल में एक चिंगारी लगाना बाकी है, आग लग जाएगी। मिस्टर मित्तल उन सब को देखते हुए बोलते हैं, आप सबकी क्या राय है? हमें डील मंजूर है, अर्चना खड़े होकर बोलती है। वही वेदांश भी खड़े होकर बोलता है, हमें भी मंजूर है। अर्चना उसकी बात को बीच में काटकर बोलती है, मिस्टर मित्तल, हमें इस डील का 50% चाहिए, बाकी आप लोग अपना देख लीजिए। वैसे तो हमें इस डील में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, पर इस डील में फायदा काफी है। हमें इस डील में 50% चाहिए। वही वहां जो दो और क्लाइंट्स बैठे हुए थे, वो मिस्टर मित्तल को देखते हुए बोलते हैं, मिस्टर मित्तल, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और हम इतना नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें ये डील मंजूर नहीं है। मिस्टर मित्तल उन दोनों क्लाइंट्स को देखते हुए बोलते हैं, ओके, फिर आप लोग जा सकते हैं। जिन्हें हमारे साथ डील नहीं करनी, वो यहाँ बैठकर क्या करेंगे? नाउ यू कैन गो। वो दोनों क्लाइंट्स वहां से चले जाते हैं। अब वहां पर वेदांश, शौर्य, अर्चना और मिस्टर मित्तल थे। मिस्टर मित्तल अर्चना को देखते हुए बोलते हैं, मिस, 50% आप इतना चाहते हैं, ये ज्यादा है, प्रोजेक्ट हमारा है, तो अगर हम आपको इतना ज्यादा दे देंगे तो हम क्या रखेंगे? अर्चना मुस्कुराते हुए बोलती है, ओके फाइन, तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वैसे भी हमें इस प्रोजेक्ट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। 50% कोई ज्यादा नहीं है, कम है, और आपका ये जो मॉल है, ये जिस जगह पर बन रहा है, वो जगह इलीगल है। हम चाहे तो अभी गवर्नमेंट में ये बात फैला सकते हैं कि मिस्टर मित्तल को बनने वाला न्यू मॉल, जिसके बारे में वो इतना बड़ा बड़ा फेंक रहे हैं, वो एक इलीगल जगह पर है और वहाँ की मिट्टी भी अच्छी नहीं है। अगर वहां की मिट्टी में जरा सा भी प्रेशर पड़ा तो वो माल पूरा को पूरा गिर सकता है। हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां की मिट्टी को पूरा सही करवा सकते हैं और उस मॉल को कुछ भी नहीं होगा, पर उसके लिए हमें 50% चाहिए। अगर आपको हमारी ये डील मंजूर हो तो ही हम रुके, नहीं तो हम जाए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा काम है। वेदांश अर्चना को देखते हुए बोलता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस डील से, बट मिस्टर मित्तल, जैसा कि तय हुआ था, 30% हमारा रहेगा। मिस्टर मित्तल अब कुछ भी नहीं बोल पाते, क्योंकि वो जगह सच में एक इलीगल जगह थी, जहां पर वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे। उस जगह की मिट्टी बहुत ही ज्यादा खराब थी। मिस्टर मित्तल हाँ बोल देते हैं। तभी वहां पर एक लड़की कॉफी लेकर आती है और वो वेदांश की तरफ बढ़ाने लगती है। उस लड़की ने बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, उसकी क्लीवेज साफ साफ शो हो रही थी। वो लड़की वेदांश की तरफ झुककर बोलती है, सर कॉफी। वेदांश की नजर उस लड़की पर पड़ती है और उसकी क्लीवेज पर। वो तुरंत अपनी नजरें हटा लेता है और कॉफी का मग उठा लेता है। वही वो लड़की शौर्य के पास भी इसी तरीके से जाती है, जिससे उसकी क्लीवेज दिख रही थी। लेकिन शौर्य उस लड़की को एक नजर भी नहीं देखता और बस कॉफी का मग ले लेता है। अर्चना उस लड़की को घूरते हुए अपने मन में बोलती है, इसकी इतनी हिम्मत, चुड़ैल की हमारे भाई और हमारे पति पर डोरे डालें। इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति और हमारे भाई पर डोरे डालने की? खरगोश को तो बाद में बताएंगे, पहले हम इस चुड़ैल से भी तो हिसाब बराबर करना है। वो लड़की अर्चना की तरफ सीधे खड़े होकर बोलती है, मैम आपकी कॉफी। अर्चना कॉफी लेने के लिए खड़ी होती है और उसका हाथ उस कॉफी की ट्रे पर लग जाता है और वो सारी की सारी कॉफी उस लड़की के ऊपर गिर जाती है। वो कॉफी उसकी क्लीवेज के पास गिरती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। वो ट्रे को वही छोड़ देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, जलन जलन, बहुत ज्यादा जल रहा है। अर्चना जल्दी से टिश्यू पेपर उठाकर उसके क्लीवेज के पास रखते हुए बोलती है, सो सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर इंसान को इतना भी नहीं दिखना चाहिए कि जरा से जले तो वो इंसान चीखने लगे। इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। फिर उस लड़की के बिल्कुल करीब आकर उसके क्लीवेज के पास कॉफी को साफ करते हुए बोलती है, हमारी चीजों से दूर रहना, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई हमारी चीजों पर अपनी नजर डाले। यहाँ तो इंसान हमारे हैं। आज तो सिर्फ चलाया है, अगली बार तुम गुमनाम हो जाओगी, कोई भी तुम्हें देखा नहीं पाएगा, समझी? अर्चना की आवाज इस वक्त बहुत ज्यादा डेंजरस थी। वो लड़की घुरकर अर्चना को देख रही थी। अपनी नजरें नीचे रखो, वरना अभी तुम्हारी इन आंखों को निकाल कर अपने ब्लैकी को खिला दूंगी। अर्चना उसको घूरते हुए ऐसे ही डेंजरस टोन में बोलती है। वो इतनी धीमे में बोल रही थी कि आसपास के लोगों को समझ में तो नहीं आ रहा था,
लेकिन शौर्य इतना तो समझ गया था कि ये उसकी बहन ने जानबूझकर किया है और गलती उस लड़की की ही होगी और अब वो उसे धमकी दे रही है, बिल्कुल अर्चना स्टाइल में। अर्चना उसके क्लीवेज के पास कस के दबाती है, जिससे उस लड़की की हल्की सी आह निकल जाती है। अर्चना उसे देखते हुए बोलती है, सॉरी, वो शायद ज्यादा जल गया है, जाकर के आइस क्यूब्स लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो ये जलन तुम्हारे पूरे बदन में फैल जाए। बोलकर अर्चना शौर्य की तरफ देखते हुए बोलती है, भाई चलिए बहुत काम है हमें अभी। शौर्य भी मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है और मिस्टर मित्तल की तरह हाथ बढ़ाते हुए उनसे हाथ मिलाकर वो अर्चना के साथ वहां से चला जाता है। वेदांश अपनी जगह से खड़ा होता है और बिना मिस्टर मित्तल से कुछ बोले वहां से चला जाता है। मिस्टर मित्तल वही सर नीचे करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं, ये बात मिस्टर रंधावा और उनकी बहन को कैसे पता चली? ये बात तो मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता थी, पता लगाना पड़ेगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे। 50% रंधावा का हो जाएगा, 30% ठाकुर का, तो मैं क्या यहाँ पर झुंझुनू बजाऊंगा? 20% का कुछ तो करना पड़ेगा। वही नीचे पार्किंग एरिया में अर्चना शौर्य के साथ कार में बैठने ही जा रही थी, तभी उसकी नजर सामने वेदांश पर पड़ती है, जो अपने लंबे कदमों से उन्हीं की तरफ आ रहा था। अर्चना के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट छा जाती है। वो शौर्य को देखते हुए बोलती है, भाई आप जाए, हम आ जाएंगे। शौर्य अर्चना को देखते हुए बोलता है, आर यू श्योर, तुम आज ही वहां जाना चाहती हो? अर्चना तेज मुस्कुराते हुए बोलती है, जी भाई, बस अब आप देखते जाए, हम बदला कैसे लेते हैं। शौर्य मुस्कुराते हुए अपनी कार स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। वहीं पीछे उनकी 2 गार्ड्स की कार खड़ी हुई थी। अर्चना उनमें से एक कार में बैठे गार्ड्स को देखते हुए बोलती है, आप लोग ये कार यही छोड़ दीजिए और दूसरी कार में चले जाए। वो गार्ड्स अपना सर नीचे झुकाए बोलते हैं, पर मैम। अर्चना उनकी बात को बीच में ही काट कर बोलती है, पर नहीं, आप लोग ये कार यही छोड़कर जाए, हमने भाई से बोल दिया है। वो अर्चना से और ज्यादा कुछ नहीं बोलते और दूसरी कार में बैठकर चले जाते हैं। वही वेदांश अर्चना को ऐसे अकेले खड़ा देखकर उसके पास तुरंत आ जाता है और उसे वही गाड़ी से सटा देता है और गुस्से में उसे देखते हुए बोलता है, ये क्या कपड़े पहन कर आए हो तुम? ये होश, ये बदन देखने का हक सिर्फ मेरा है और ये तुम किसी और को दिखा रही थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बेबी तुमने इस बार, हमने तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ क्या जाने दिया, तुम तो अपना पूरा रूप बदल के हमारे सामने आ गई। दिस इज नॉट फेयर बेबी। अर्चना वैसे ही मुस्कुराते हुए बोलती हैं, अब हम साथ हैं और हमारा केबिन तो आपके ऑफिस में रेडी हो ही गया होगा, तो मिलते हैं उस कैबिन में और वी विल डू ऑल व्हाट यू वांट इन द कैबिन। दोपहर का वक्त, जादवपुर यूनिवर्सिटी की कैंटीन में तारा मेघा के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी आर्यन वहां आ जाता है। वो 3 मैगी लेकर आया था और उन सब की तरफ रखते हुए बोलता है, आज तो मजा आ जाएगी कैंटीन की मैगी खाकर। अंकल यार, क्या मस्त मैगी बनाते हैं। इतनी टेस्टी मैगी तो मेरे घर के कुक भी नहीं बनाते, जितनी मस्त मैगी अंकल बनाते हैं। मेरा मन करता है कि मैं यही अंकल के पास बैठकर बस सिर्फ और सिर्फ मैगी खाता रहूं, ना ही कोई क्लासेस अटेंड करूं और ना ही घर जाओ हमेशा। मेघा उसको देखते हुए बोलती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं घर जाकर डैड से बोल देती हूँ कि तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दे और फिर तुम यही आराम से अंकल के पास बैठकर मैगी खाना और उनके साथ मैगी भी बनाना। आर्यन मेघा को घूरते हुए बोलता है, पागल हो गई है क्या, ऐसा डैड से बोलना भी मत, डैड तो मुझे सच्ची में बेदखल कर देंगे। वो तो मोम है जिसकी वजह से मैं उस घर में टिका हुआ हूँ, वरना डैडी तो मुझे कब का घर से निकाल देते। हाँ हाँ, तुम्हें तो डैड जल्लाद लगेंगे ही ना, क्योंकि वो तुम्हारी ये जो फालतू की फरमाइश पूरी नहीं करते हैं, तभी तो तुम्हें डर लगता है। मेघा आर्यन को घूरते हुए बोलती है। तारा उन दोनों की तरफ अपने हाथ सामने रखते हुए बोलती है, गाइज प्लीज स्टॉप, अब तुम दोनों महाभारत चालू मत कर देना। पैसे की, मॉम डैड की, मॉम डैड का क्या, देखो मैं सच बताती हूँ, जो लड़कियां होती है ना वो अपने डैड की चहेती होती है और लड़के होते हैं ना वो अपनी मम्मी के चहेते होते हैं। जस्ट लाइक लोग बोलते हैं ना पापा की परी, तो जो लड़के होते हैं वो मम्मी के मगरमच्छ होते हैं। तुम दोनों ही मेरी बात से एग्री करो या ना करो, यही सच बात है। मेघा तारा को देखते हुए बोलती है, यार मैं तेरी बात से एग्री करती हूँ, तू सही बोल रही है, लड़के जो होते हैं ना वो मम्मी के मगरमच्छ होते हैं। आर्यन उन दोनों को घूरते हुए बोलता है, बड़ा एग्री करो, आई एम बड़ी एग्री करने वाली। अजीब से मुंह बनाते हुए बोलता है। फिर तारा को देखते हुए बोलता है, तुझे भी खानी है कि नहीं खानी या फिर मैं यहाँ से लेकर जाऊं।
तारा मैगी के बाउल को कस के पकड़कर अपनी तरफ कर लेती है और बोलती है, नहीं नहीं, मुझे खानी है मुझे मैगी, मुझे मेरी मैगी, मेरी जाने तमन्ना, मेरे दिल को करार, मेरे दिल मेरी मैगी, इसको मत लेकर जाओ। वैसे भी दी मुझे कुछ भी नहीं खाने दे रही है। दीदी तो बस ड्राई फ्रूट को जूस पियो, बस यही लगा के रखा है उन्होंने, मुझे कुछ भी नहीं खाने देती, ना ही आलू के पराठे, ना ही कुछ। अपना चेहरा लटकाते हुए बोलती है। मेघा उसे बोलती है, तारा बेटू को कोई भी कुछ नहीं खाने देता है, चलो चलो तारा जल्दी से तुम खा लो मैगी, इससे पहले कि वो प्रोफेसर जाकर दीदी को बता दे सब कुछ, चल 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 जल्दी से खा मैगी। तारा अपनी गर्दन हवा में हिलाते हुए बोलती है, हाँ यार, जल्दी से मैगी खा लेती हूँ, कहीं वो प्रोफेसर आ गए तो दीदी के साथ वो भी मेरी बैंड बजा देंगे। इतना बोलकर तारा मैगी खाने लगती है। उसने 2 ही स्पून मैगी के खाए होंगे कि वहां देव आकर खड़ा हो जाता है और तारा को घूरते हुए बोलता है, यहाँ क्या हो रहा है। तारा, जो कि मैगी खा रही थी, देव की आवाज सुनकर सारी की सारी मैगी उसके मुंह से बाहर निकल आती है। वो अपनी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी करके देव को देखती है, जो गहरी आंखों से उसे ही देख रहा था। तारा अपना थूक गटकते हुए बस उसे देखने लगती है। वो वहां कुछ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वहां बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। देव तारा को देखते हुए बोलता है, चलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तारा देव को देखते हुए बोलती है, पर प्रोफेसर हमें आपसे कुछ भी बात नहीं करनी है, अभी हम लंच कर रहे हैं। हम लंच के बाद आपसे बात करते हैं ना, पर अभी नहीं। देव वहां रखी मैगी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को देखते हुए बोलता है, हाँ हाँ, हमें तो दिख रहा है, आप लंच कर रही हैं, या पार्टी कर रही है, चलिए हमारे साथ। तारा अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। देव बोलता है, ठीक है। फिर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है और अपना एक पैर अपने दूसरे पैर पर रखते हुए बिल्कुल तारा के बगल में बैठकर बोलता है, ठीक है, हम आपको यहाँ से पूरी यूनिवर्सिटी के सामने अपनी बाहों में उठाकर ले जाते हैं और फिर जब यूनिवर्सिटी में सब लोग आपसे सवाल करेंगे तो आप ही उस सवाल का जवाब दीजिएगा। तारा अपनी आंखें टिमटिमाकर सामने बैठे देव को देखने लगती है। वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी और खुद से बोलती है, कितने बड़े ब्लैकमेलर है ये, लेकिन मैं क्यूट सा फेस बनाऊंगी, शायद हमारी बात मान जाए। इतना बोलकर वो क्यूट सा फेस बनाते हुए अपनी आंखें टिमटिम कर देव को देखने लगती है। देव उसके क्यूट से फेस को देखते हुए बोलता है, आपने ऐसे क्यूट सा फेस बनाया तो हमें आप पर प्यार आएगा, फिर हमें आपको दोबारा से किस करने का मन करेगा। क्या आप चाहती हैं हम दोबारा से आपको किस करें, और हम आपके स्पीड फेसबुक दिखाने वाले नहीं हैं, जल्दी उठिए और चलिए हमारे साथ। देव तारा के कान के बिल्कुल पास आकर अपनी गहरी सांस उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए बोलता है। तारा को उसकी वो गहरी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे वो हल्की सी सिहर जाती है। वो देव को देखते हुए बोलती है, प्रोफेसर, पहले आप थोड़ा दूर रहना सीखेंगे, सारे स्टूडेंट हमें ही देख रहे हैं। वही मेघा और आर्यन भी बस देव और तारा को ही देख रहे थे। देव एक नजर सबको देखता है। सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी नजरें झुकाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। देव तारा से दूर खड़ा होता है। तारा अपनी जगह से खड़ी होती है और धीरे धीरे कदमों से देव के साथ चलने लगती है। देव उसके इन धीरे धीरे कदमों से चलने से इरिटेट हो गया था, लेकिन वो वहां उसे अपनी बाहों में भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी थी। फिर सारे लोग तारा के कैरेक्टर पर उंगली उठाते। देव को तो कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ तारा के ही कैरेक्टर पर उंगली उठाते, जो देव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है, हमेशा उंगलियां लड़कियों के कैरेक्टर पर क्यों उठाई जाती है, कभी लड़कों के ऊपर क्यों नहीं उठाई जाती? क्या हमेशा लड़कियां ही गलत होती हैं? क्या कभी लड़के गलत नहीं हो सकते? ज्यादातर तो लड़के ही गलत होते हैं ना, उनमें से एक हम खुद हैं, तो हमेशा लड़कियों को ही हर चीज को सफर क्यों करना पड़ता है? हम इस सोच को बदलेंगे, अब हमेशा लड़कियों पर उंगली नहीं उठेगी, हमेशा दोनों तरफ की जांच होगी, फिर डिसाइड होगा कि कौन सही है, कौन गलत। लेकिन अब हम कभी किसी भी लड़की के ऊपर उंगली नहीं उठने देंगे। हर लड़की को किरदार होता है, उसका कैरेक्टर हमेशा गलत नहीं होता है। कुछ चंद लड़कियों के लिए सारी लड़कियों को गलत क्यों ठहराया जाता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके साथ भी गलत हुआ हो। देव यही सोच रहा था, क्योंकि आजकल का जमाना यही है, सिर्फ लड़कियों के ही कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है और लड़कों को क्या बोला जाता है कि वो तो लड़का है, बहक गया, कैसे बह गया लड़का, और वो लड़का लड़की के साथ गलत कर रहा है और लड़की उसकी विरोध नहीं कर पा रही है, तो तब भी लड़की ही गलत है। वाह।
रे हमारा आज का समाज। देव खुद से बोलता है और आमने सामने लोगों को देखता है जो उन्हें ही देख रहे थे। देव एक नजर वहां खड़े लोगों को देखता है। वो लोग अपनी अपनी क्लास में जल्दी से चले जाते हैं। तारा अभी भी धीमे धीमे कदमों से चल रही थी। अपने सीने से कस के लगाए बस धीरे धीरे कदमों से चली जा रही थी। देव पीछे मुड़कर तारा को घूरते हुए बोलता है, जल्दी जल्दी चलो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है कि हम तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम जल्दी जल्दी चलो। इतना बोलकर देव तारा का हाथ पकड़ लेता है और उसे जल्दी से चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों देव के केबिन पहुंच जाते हैं। देव अपने केबिन का दरवाजा बंद करके तारा को घूरने लगता है। तारा देव की नजरों की तपिश खुद पर अच्छे से महसूस कर रही थी। वो अपनी इंडेक्स फिंगर को एक दूसरे में क्रॉस करते हुए क्यूट सा फेस बनाते हुए देव से पूछती है, हमने क्या किया है, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? देव तारा को देखते हुए बोलता है, रियली तुम्हें नहीं पता हम तुम्हें क्यों घूर रहे हैं? नहीं, हमें नहीं पता, तारा वैसे ही अपना क्यूट फेस बनाए हुए उसे बोलती है। फिर बोलती है, घूर तो हम भी आपको सकते हैं। आपकी ये जो जबान है ना, कैची जैसी कट कट बहुत चलती है। हमेशा आपकी यह जबान चलती रहती है। अब देव को तारा की बातों से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एक गहरी सांस लेता है और तारा से शांत आवाज में बोलता है, तुम एक बात बताओ, तुम मेडिकल की ही स्टूडेंट हो ना? तारा देव के इस सवाल पर उसे घूरते हुए बोलती है, प्रोफेसर आप भी कैसा बेतुका सा सवाल कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो मेडिकल की ही स्टूडेंट होंगी ना, इंजीनियर की स्टूडेंट तो नहीं जो मेडिकल कॉलेज में आकर के पढ़ूंगी। देव तारा पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें ये नहीं खानी चाहिए, इससे हमारे यूटर्स पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। मैगी खाने से उसकी हेल्थ का तुम्हें पता भी है क्या होगा? लेकिन नहीं, मैडम को तो मैगी खानी है, उनको किसी की बात तो सुननी ही नहीं है। मना किया था ना, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाओगी। तो तुम कैंटीन में गई कैसे? क्या तुम्हारा कैंटीन में जाना हम बैन करें तब जाकर तुम मानोगी? अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो तुम्हें पता भी है कितनी अनहाइजीनिक होती है, कितने नुकसान होते हैं मैगी के। मेडिकल स्टूडेंट होने के बाद भी तुम्हें ये चीज नहीं पता। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो जान? तारा बस अपनी गर्दन झुकाए उसकी बातें सुनती जा रही थी, जैसे वो बहुत ही बोरिंग बातें कर रहा हो। उद्धरण चिन्ह। और हम ये बात भाभी को जरूर बताएंगे कि उनकी प्यारी बहन यूनिवर्सिटी में मैगी खा रही है। तारा देव पर चिल्लाते हुए बोलती हैं, आप हर बार दीदी को बीच में लेकर क्यों आ जाते हैं? कितने बड़े चुगलखोर हैं आप प्रोफेसर, इतने बड़े हो गए लेकिन आपकी चुगली करने की आदत नहीं गई। सुना था कि लड़कियां चुगली करती है, आज देख रहे हैं कि लड़के भी चुगली करते हैं। हम नहीं खाएंगे ना, अभी भी जरूरी है दीदी को आपको बताना। हम तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। देव तारा को देखते हुए बोलता है और फिर तेज आवाज में बोलता है, सुन ली हो हमारी बातें तो जरा अंदर आने का कष्ट करेंगे आप दोनों। आर्यन और मेघा जो देव के केबिन के गेट पर अपने कान लगाकर सुन रहे थे, उन्हें कुछ क्लियरली साफ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन देव की आवाज उन्हें साफ सुनाई दे रही थी जो उन्हें अंदर आने को बोल रहा था। आर्यन और मेघा धीमे धीमे कदमों से अंदर आ जाते हैं। देव उन्हें गुस्से से घूरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आंशी इंटरप्राइजेज इस बिल्डिंग के 50 मंजिला फ्लोर पर इससे 2 ही केबिन थे जो भरे हुए थे, बाकी सारे केबिन खाली थे। वही रेदांश अर्चना को उसका केबिन दिखाते हुए बोलता है, ये है आपका केबिन, आज से आप यही बैठेगी। अर्चना अंदर जाकर उस पूरी केबिन को देखती है। वो पूरा केबिन अर्चना के फेवरेट कलर व्हाइट कलर से रंगा हुआ था और वहां जितनी भी चीज थी वो सारी की सारी व्हाइट थी। अर्चना का व्हाइट कलर फेवरेट कलर था और रेदांश ने उसी के पसंद के कलर को ध्यान में रखकर उस केबिन को तैयार करवाया था। अर्चना पूरे केबिन को देखती है। वहां पर अर्चना की एक फोटो भी रखी हुई थी जिसमें उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। अर्चना उस केबिन की ड्रेस के ऊपर अपना हाथ चलते हुए बोलती है, ब्यूटीफुल। अर्चना एकदम से पीछे पलट जाती है, इससे उसके बाल पीछे से पूरे आगे आकर उसके कॉलर बोन पर आ जाते हैं। वो जरा अपने बालों को पीछे करती है और अपने कदम रेदांश की तरफ बढ़ाने लगती है। वो रेदांश के बिल्कुल करीब खड़ी हो जाती है। रेदांश दीवार से चिपक कर खड़ा था। अर्चना उस केबिन के डोर को अंदर से लॉक कर देती है और रेदांश के एक साइड अपना हाथ रखकर उस पर झुक जाती है और अपना दूसरा हाथ रेदांश की गर्दन से लगाकर नीचे की तरफ लाने लगती है और हस्की वॉइस में बोलती है, पतिदेव अपना आगे का चालू करें, बोला था ना हमने केबिन में जाकर आपको जो चाहिए हम आपको वो देंगे और आज हम आपको देना भी चाहते हैं। उस दिन को रोमांस थोड़ा सा फीका था,
उस दिन आप मूड में नहीं थे, पर आज तो हम पूरे मूड में हैं। आप भी पूरे मूड में हैं। क्यों ना एक राउंड और हो जाए, क्योंकि इतने कम राउंड से तो आपको बच्चा मिलने से रहा। इतना कम करेंगे तो कैसे आपको बच्चा मिलेगा? बच्चे के लिए मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी। आप कहो तो एक मेहनत आज और हो जाए। आई वॉन्ट टू फक विद यू। अर्चना के इतने करीब आने से वेदांश की सांस गहरी चलने लगी थी। अर्चना अपनी गहरी सांस उसके सीने पर छोड़ रही थी, जो उसे बखूबी अपने सीने पर महसूस हो रही थी। आज अर्चना तो बिल्कुल अपने बोल्ड अवतार में थी, जैसे कि अर्चना के अंदर कोई अलग ही आत्मा घुस गई हो। वो वेदांश के बिल्कुल करीब आ जाती है। अब वो दोनों ही एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनके बीच से हवा तक निकलने का फासला नहीं था। अर्चना वेदांश चेहरे को अपने हाथों में थाम लेती है। वेदांश अर्चना की कमर पर अपने हाथ रख देता है और उसे थोड़ा लिफ्ट करता है। अर्चना अपने पैर वेदांश की कमर पर लपेट लेती है और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगती है। वो प्यार से उसके होठों को किस कर रही थी। वो बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी। उस पर वेदांश की गहरी सांसें अर्चना को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों ही मदहोशी के आलम में एक दूसरे में पूरी तरीके से खो गए थे।